तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने रिवीजन वीडियो को लेके। तो आज मैं रिवीजन करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो फिजिक्स में एक बहुत बड़ा ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और हमारा क्लास 12 का काफ़ी फिजिक्स का पार्ट कवर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हमारा एक ब्रांच आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही रिवीजन करेंगे, मतलब उसमें भी सिर्फ चार्जेस का बात करेंगे आज के रिवीजन में। बट उसका जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, आगे आगे वीडियोस आएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जो मैंने लिखा है वो सब तो कम से कम बता ही दूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो चार्ज एट रेस्ट पे करने जा चार्ज एट रेस्ट की स्टडी है, मतलब जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तब उसका स्टडी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब चार्ज इन मोशन पे स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, ये सब पे। अब चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज हमारा होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जैसे कि मास भी हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है मैटर का। जैसे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ये मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे वेट होता है, तो वेट इज इक्वल्स टू mg होता है। तो हम लोग वेट मतलब किसी चीज़ का वजन कितना है, तो जब हम लोग उसे करते हैं तो वेट निकालने का फॉर्मूला है mg। तो हम लोग वेट के अंदर फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं मास का। अब मास होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास कितना है, और पूरे एक बॉडी का मास कितना है, तो पार्टिकल्स का मास का सम जो होता है वो, तो वो कहीं भी आप चले जाइए यूनिवर्स में मास सेम रहता है। पर मास के अंदर फर्दर हम लोग उसके अंदर स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही चार्ज भी होता है, चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिंबल ऑफ चार्ज, जो कि हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कुलम्ब, और उसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और चार्ज दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, बट मास कैन स्टे इंडिविजुअली। और इसका एक एग्जांपल है न्यूट्रल बॉडीज। अब कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, तो ऑब्वियस सा बात है उसका मास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। पर जिस बॉडी के पास मास है उसके पास चार्ज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी चार्ज नहीं भी रह सकता है, जैसे कि न्यूट्रल बॉडीज एग्जांपल है। अब चार्ज एंड मास में दो बेसिक डिफरेंस है। चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आपने कभी देखा है नेगेटिव मास? -10 kg, -20 kg, ऐसा कुछ, -20 ग्राम। तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और अब चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, पर मास स्पीड पे डिपेंड करता है। हाँ, थक गया हूँ जल्दी जल्दी बोल के खैर, तो मास का एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू m डिग्री बाई √1 - v² /c²। यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ बॉडी है, जो कि बॉडी मोशन में रहता है, किसी भी वक्त रहता है। तो उसका मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, m इज इक्वल्स टू m डिग्री बाई √1 - v² /c²। तो यहाँ पे जो मास ऑफ m जो है वो मास ऑफ बॉडी इन मोशन है, और m डिग्री जो है वो मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, मतलब जब बॉडी रेस्ट पे रहता है तो उसका मास क्या है। और v है आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंड c है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर v बहुत ज़्यादा छोटा हुआ, यानी कि अगर जैसे कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं या फिर आप या बोर्ड कुछ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 किलोमीटर स्पीड से, यहाँ तक कि इवन कार्स वो 200-300 किलोमीटर से जा सकते हैं, पर वो सब स्पीड ऑफ लाइट के सामने बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो इसीलिए जब ऊपर का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा होता है, नीचे का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो हम लोग उसे जीरो अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं, कंसिडर किया जा सकता है। तो 1 - 0 1 ही हो जाएगा, तो √1 जो था वो 1 बन जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू m डिग्री बन जाता है जब बड़े बॉडी का बात किया जाता है। पर जब हम लोग पॉइंट मास का बात करते हैं, तब जैसे कि हम लोग इसमें चार्जेस का बात करेंगे, तो चार्जेस को जब एक्सेलरेटर दिया जाता है तो फिर वो आपका लगभग लाइट के स्पीड के आसपास चला जाता है थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे आपका ये कैलकुलेशन में एरर दिखाएगा, इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। उस टाइम पे v² जो है वो भी बड़ा वैल्यू होगा, और c² भी बड़ा वैल्यू होगा। तो 1 माइनस जो भी वैल्यू होगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि कैलकुलेटेबल है। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे कैलकुलेशन एरर ना आए, इसलिए हम लोग ये वाला पॉइंट मास के केस में फार्मूला यूज़ करते हैं। और इसी वजह से जो ये नीचे का v² है, ये इस बात को प्रूव करता है कि मास जो है डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बातें कर लेते हैं थोड़ा। तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से वर्ड से समझ गए होंगे कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर। चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, पर क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है।
इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें से चार्ज अंदर बाहर नहीं भाग सकता है, तो मतलब जो उसका वो बस ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। तो जब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा तो उसका चार्ज कमेगा बढ़ेगा, पर पूरा जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसमें 2 कूलम्ब 3 कूलम्ब और -2 कूलम्ब का चार्ज है, तो टोटल चार्ज इसका हो गया है 2 3 और तो यहाँ पे -2 और +2 जो था 3 बन गया, तो टोटल चार्ज इसका 3 है। तो उसके बाद आपका अगर दूसरा बॉडी हो जाता है जिसके ऊपर 2 कूलम्ब का चार्ज है और एक 3 कूलम्ब का, और उसके बाद एक चार्ज जो है क्यू है, मतलब सेम बॉडी को आप उसके ऊपर तिग्रमबाजी की, उसके बाद उसका चार्ज नापे तो क्यू का चार्ज जो होगा वो दोनों का टोटल चार्ज जब आप कैलकुलेट करके इक्वल्स टू कर दीजिएगा तो क्यू चार्ज मिल जाएगा आपको। और उसके बाद आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, मतलब जो चार्ज होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में होता है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, एक डिस्क्रीट पैकेट होता है जिसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में चार्ज होता है और उस फॉर्म में वो ट्रैवल करता है। और जो स्मॉलेस्ट चार्ज डैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। और इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो चार्जेस होंगे वो, अरे यार ये क्या बता रहा हूँ, अभी सब बात इससे बड़ा ही होगा। खैर, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे नीचे देखिए आप Q इक्वल्स टू एन का एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो Q जो है यहाँ पे वो चार्ज ऑफ बॉडी है कि एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, N जो है इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब वो एक इंटीजर है, प्लस या माइनस कुछ में भी हो सकता है, और E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी में जो चार्ज, मान लीजिए हम लोगों ने कोई चार्ज दिया, वो गिवन चार्ज जो है उस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन में, वो चार्ज क्या एग्जिस्ट करता भी है उस बॉडी के ऊपर या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू कोई इंटीजर आता है इसका मतलब चार्ज एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पेज में बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम रहता है उसका टोटल चार्ज सेम रहता है। तो वो जो 2 बॉक्सेस की तरह दिख रहे हैं वो समझ लो एक आइसोलेटेड सिस्टम था जिसके ऊपर +3 चार्जेस है, +3 चार्ज, +1 चार्ज एंड -2 चार्ज। उसके अंदर हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बोला, तिग्रमबाजी किया, उसके बाद 3 चार्जेस जो थे, एक के ऊपर +2 चार्ज आ गया, एक के ऊपर +3 चार्ज आ गया एंड एक के ऊपर क्यू चार्ज आ गया। तो अब उस क्यू चार्ज को निकालना है, मान लो क्वेश्चन है, तो उसे कैसे निकालेंगे? जो टोटल आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज रहता है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसका मतलब तीनों पहले केस का जो चार्ज है उसको तीनों को सम कर दो, तो +3 +1 -2 वो इक्वल हो जाएगा +2 +3 +Q चार्ज के। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो Q इज इक्वल्स टू 2 - 5 इज इक्वल्स टू -3, तो Q का चार्ज हो जाएगा -3। ठीक है, एंड देन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो Q इज इक्वल्स टू एनी फार्मूला है, तो वो चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग वो फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो अगर चार्ज में जो NE, तो E जो रहता है वो तो मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बट यहाँ पे जो N रहता है वो हमेशा आपका एक इंटीजर आना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या फिर कोई भी पॉजिटिव N। ठीक है, एंड फिर या तो -1 -2 -3 -4 जो भी है, और या -N तक कुछ भी रह सकता है। पर अगर ऐसा हुआ तो वो चार्ज एग्जिस्ट करता है, पर अगर 2.5 ऐसा कुछ आ जाता है तो इसका मतलब चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसके लिए क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि कैन अ चार्ज ऑफ +8 इंटू 10⁻−18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी, मतलब इतना चार्ज का एक बॉडी को दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग चुपचाप वो फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल्स टू एनी। Q की जगह Q चार्ज ऑफ अ बॉडी है जो बॉडी को देना है हमें, तो वो चार्ज का वैल्यू बैठाया, N को N रहने दिया, और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम बैठा दिए। और उसके बाद N का वैल्यू ऊपर नीचे सॉल्व करके देखें हम लोग 50 आ रहा है, तो 50 एक इंटीजर है, तो हाँ ये चार्ज दिया जा सकता है एक बॉडी को, मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। फिर
वेज टू चार्ज मतलब एक बॉडी को हम लोग किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, मतलब अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज किस किस तरीके से ला सकते हैं। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब कंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज, कंडक्शन एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग चार्ज कर सकते हैं, बॉडी के ऊपर चार्ज ला सकते हैं। इसमें हमें दो बॉडीज़ को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाना होता है, जैसे कि एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है। तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है न्यूट्रल बॉडी को। जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पर इसके ऊपर एक कंडीशन है कि शेप, साइज और मटेरियल दोनों ही कंडक्टर का सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का स्पीयर और शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, अगर स्पीयर है तो स्पीयर होना चाहिए और मटेरियल भी सेम होना चाहिए। तो उस केस में हो जाएगा अगर एक के ऊपर क्यू चार्ज है और दूसरे के ऊपर जीरो, तो दोनों पे Q/2 चार्ज आ जाएगा। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इसमें होता है कि विथआउट कांटेक्ट, मतलब एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिया हमने और दूसरा न्यूट्रल बॉडी लिए, ठीक है। अब न्यूट्रल बॉडी जब हम लेंगे तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पूरा टच नहीं करवाना है, थोड़ा दूर रखना है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, पॉजिटिव साइड उधर चल जाएगा। तो इसे ही हम लोग पोलराइज करना कहते हैं। उसके बाद हम लोग एक और न्यूट्रल बॉडी लेंगे जो कि जिसको चिपका देंगे, मतलब वो कंडक्टर का काम करेगा। और इसके बाद जब एक साइड में नेगेटिवली चार्ज एक्सेस हो गया है तो वो दूसरे न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। फिर जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज जो पहले वाला बॉडी है वो तो अलग ही रहेगा, पर जो दो बॉडीज चिपका था तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज लेके अलग हो गया, और जो दूसरा है उसके पास अब जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो तो कम हो गया ना, तो वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसी के ऊपर एक और केस है कि अगर हमें दूसरा बॉडी नहीं लेना है, अगर दो बॉडीज़ के साथ ही हमें नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो हम लोग ये अर्थ मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें एक बॉडी हम लोगों ने ले लिया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। उसके बाद उसको एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले गए, उसे पोलराइज किया, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया एक डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब जो पॉजिटिव साइड है मतलब उधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो हम लोगों ने अर्थ से उसे कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ जो होता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफ़र कर देता है। फिर जब हम लोग अर्थ से हटाते हैं तो उसके बाद जब इसके पास क्योंकि एक्सेस ऑफ, मतलब अर्थ से जब उसका कांटेक्ट हटता है तो उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज ही रहता है, पर ये जो न्यूट्रल बॉडी था वो अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो चुका है। और एक और मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और ये इंसुलेटर्स में यूज होता है। जब दो इंसुलेटर्स को हम लोग रब करते हैं तो उसमें एक थर्मल एनर्जी क्रिएट होता है, मतलब थर्मल एनर्जी आ जाता है। उसका जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें वो बहुत उछाल कूद करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। फिर जो जिसके पास ज़्यादा थर्मल एनर्जी आता है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स उधर सामने वाले को भेजने लगता है, जैसे कि इस केस में राइट वाला लेफ्ट को भेज रहा है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट जो अलग हुआ लोग, तो ये लेफ्ट वाला नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब उसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके पास कम हो गया। पर जब ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का भी तो कुछ मास है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो यहाँ पे कम जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का मास कम जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही कम जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कमता है तो ऑब्वियस बात है इसका चार्ज भी कम, चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास था तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसका मास बढ़ जाता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया उसका मास कम जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है तो ट्रांसफ़र ऑफ मास भी होता है। और अब मैं दिखा देता हूँ आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को, इसको आप लोग याद कर लेना। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और इसे ही हम लोग 1 AMU भी कहते हैं। और तो आप देख सकते हो जैसे कि प्रोटॉन का मास यहाँ पे आप देख के पता लगा ही सकते हो कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, पर होता तो है, इस वजह से यहाँ पे मास बढ़ जा रहा है और यहाँ पे मास कम जा रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से। सो दैट्स इट, आज का रिवीजन यहीं पे ख़त्म हुआ मेरा। चलो बाय बाय।